तो दोस्तों आपने भी 15-20 सेकंड का एक क्लिप देखा। वो जापान का अर्थक्वेक है जो कि 1995 में जापान में आया था और वो बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था। यहाँ पे बहुत ही तबाही मची हुई थी वो टाइम कि जापान का दूसरा नाम ही अर्थक्वेक है। यहाँ पे बहुत अर्थक्वेक आते रहते हैं यहाँ पे। यानी अगर आपको एक नंबर बताऊँ मैं तो साल में यहाँ पे कम से कम 1000 से 1500 अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों 2 दिन पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। मेरा घर हिल रहा था, मेरा ऑफिस लैपटॉप, मेरा चेयर सब हिल रहा था। 2-4 सेकंड के लिए वो हल्का अर्थक्वेक आया था और आई वाज लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मेरा ऑफिस का काम कर रहा था। तो जापान में ऐसे होता है कि अभी जो लोग यूज टू हो गए इस टाइप के छोटे मोटे अर्थक्वेक से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2016 में जापान में आया था और मैं ऑफिस से घर पर आया था और मैं कुकिंग कर रहा था और हेडफोन लगा के मैं खाना बना रहा था और तब अर्थक्वेक आया था। फर्स्ट अर्थक्वेक था मेरा वो। और मेरे घर में सायरन लगा हुआ था अर्थक्वेक का। वो सायरन जोर से बजना स्टार्ट हो गया, जिशिन देश। वो जो लेडी है वो सायरन में चिल्ला रही थी जोर से। बट मेरे गाने चल रहे थे हेडफोन के अंदर, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा घर हिल रहा था, कुकर हिल रहा था, गैस वगैरह जो भी आसपास की चीज़ें थी वो सब हिल रहे थे। तो आई वाज लाइक कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं जो रॉक गाने सुन रहा था तो मुझे लगा कि शायद वाइब्रेशन हो रहा होगा। बट जैसे ही मैंने वो हेडफोन निकाला देखा तो सायरन बज रहा है, घर हिल रहा है, मैं खुद हिल रहा हूँ। मैं वैसे कि वैसे मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस दरवाज़ा खोला और मैं रोड पे जाके खड़ा हो गया वहाँ पर। लोग भी वहाँ पे काफ़ी खड़े थे और वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अर्थक्वेक का जापान में। उसके बाद में जितने भी अर्थक्वेक आए, मैं क्या होगा कि जापान में कम से कम 100 से 150 एक्टिव वोल्केनो है। तो उसमें से एक है माउंट फुजी। आपको तो माउंट फुजी पता होगा, जापान का सबसे बड़ा और सबसे फेमस माउंटेन है यहाँ पे। हम उसको क्लाइंब भी करे थे 2016 में। मैं उसको उसके ऊपर गया था और वहाँ पे हमने वोल्केनो, जो एक्टिव वोल्केन है, वो वहाँ पर देखा था। और साथ ही में हमने जो पहला सूरज होता है, आपको पता होगा कि जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो वो हमने मॉर्निंग सनराइज यहाँ पे देख। तो बात ऐसी है ना कि जापान में अर्थक्वेक तो आते हैं बट तबाही अर्थक्वेक से नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जितने भी घर है ना वो सारे वाटर प्रूफ, सॉरी, अर्थक्वेक प्रूफ है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक से घर नहीं गिरते। बट यहाँ पे नुकसान होता है, तबाही होती है आग लगने के वजह से। क्योंकि यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है ना, तो जो यहाँ पे जितने भी घर है वो लकड़े के घर होते हैं। और यहाँ पे जितने भी घर है ना वो सारे के सारे एकदम चिपक चिपक के डेंस घर होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक घर में आग लग रही है ना तो बगल वाले घर में इजीली आग लग जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो जो मेरा वाला करंट घर है ना, इसके अगल बगल में चारों साइड में घर पूरे चिपके हुए। अगर मेरे घर में कुछ हो रहा है, आग लग रही है, तो आसपास के सारे घर यहाँ पे जलने के चांसेस 100% है। इटली जो मेरा वार्ड है जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, उन्होंने एक फायर रिस्क इंडेक्स निकाला है जिसमें कि मेरा जो टाउन है, जो वार्ड है, वो 9th रैंक पे आता है। और उन्होंने ये मुझे नोटिस भेजा है। तो आज ही मेरे वार्ड की तरफ से मुझे ये एक लेटर आया है। तो ये नोटिस कम लेटर है जिसमें कि इन्होंने मेंशन किया है कि जो मेरा वार्ड है, नाकानो वार्ड, उसका जो फायर इंडेक्स है, यानी आप बोल सकते हो कि जहाँ पर आग लगने की शक्यता बहुत ज़्यादा है, वो भी इसका जो रेटिंग है वो 9th हो चुका है। और आप ये जो देख रहे हो रेड एरिया, ये सारे एरिया में जो घर है वो काफ़ी डेंस है, चिपक चिपक के घर है। तो इन्होंने वो पूरा इंडेक्स निकाला है और ये सारे जो वार्ड है उनको उन्होंने ये नोटिस भेजा है। और आप ये देख रहे हो पिक्चर्स। तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक आते हैं ना, तो ये 1995 का अर्थक्वेक है जो कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे आग लग के इतना नुकसान होता है। तो इन्होंने ये इंडेक्स निकाला है और इन्होंने जो भी इस वार्ड में रहते हैं उनको ये नोटिस भेजा है। उसमें इन्होंने बताया है कि कुछ सेशन रहने वाले हैं इस डेट को, तो आप जाके वो अटेंड कर सकते हो। तो इसमें बस बात यही है कि इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है और आपके घर में आग लग रही है तो क्या कर सकते हो आप। अगर आपका जो घर है वो आप रिबिल्ड कर सकते हो, या फिर अभी आपका जो घर है वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो फायर प्रूफ में। इस तरीके से इन्होंने जापानीज में यहाँ पे सब मेंशन किया है। और ये घर मैं ओन नहीं करता हूँ, इसका जो मालिक है वो कोई और है, तो शायद वो इसका कुछ एक्शन लेगा। मुझे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। माइक चेक, माइक चेक, माइक चेक। तो फाइनली दोस्तों हमने जो नया माइक है वो मैंने अभी ट्रबल शूट किया है और अभी कैमरे को लगाया है। तो शायद अभी आपको जो आवाज़ आएगा वो आएगा मेरे माइक से। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल पे करने। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है इस मंथ से, क्योंकि यहाँ पे भी समर स्टार्ट हो गया है और उसके चलते मेरा जो एसी है वो 24 घंटे, हाँ दोस्तों 1 मिनट भी बंद नहीं होता है, 24 घंटे मेरा एसी ऑन होता है। तो उस वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो इस मंथ का इलेक्ट्रिक बिल है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम उसको पे कर देते हैं। तो जापान में आप 2 तरीके से इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हो। एक तो है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, यानी आपका क्रेडिट कार्ड से।
आप अटैच कर दो, आपका क्रेडिट कार्ड उनके अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली पैसे कट हो जाएंगे। दूसरा है यहाँ पे आप स्टोर में जाके पे कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि जापान में कोम्बिनी कन्वीनियंट स्टोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी बिल जाके पे कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के फैमिली मार्ट में, शायद आपने नाम सुना होगा, फैमिली मार्ट, 7-Eleven और लॉसन, ये 3 यहाँ के बहुत ही फेमस और सबसे बड़े, बड़े नहीं बोल सकते आप, छोटे होते ही है, बट यहाँ पे बहुत फैले हुए जगह जगह पे, और ये 24 घंटे खुले होते हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं जापान के 7-Eleven के सामने, ये मेरे घर के पास ही है। और इसके बाहर आपको ये जो दिख रहा है डब्बा, ये बॉक्स मैं आपको बताऊँगा क्या है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके घर पे जो आप पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, पानी और जो ग्रीन टी है, तो बोतलें बहुत जमा हो जाती हैं यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको रिसाइकिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आपकी बोतलें जितने भी जमा होगी ये डाल दो, और यहाँ पे एक पॉइंट कार्ड होता है, नाना को बोल के एक पॉइंट कार्ड है। तो जितनी बोतलें आप इसके अंदर डालोगे उतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे उस कार्ड में मिल जाएंगे, और वो कार्ड आप इस 7-Eleven में कुछ ख़रीदने के लिए बाय कर सकते हो। तो लोग यहाँ पे डस्टबिन में फेंकने के बजाय यहाँ पे उसको रिसाइकिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी लाइन में खड़ा होना है। हाँ हाय। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नाना को, जो हमने बाहर देखा था पॉइंट से पे कर सकते हैं, बट अभी हम कैश से पे करने वाले हैं। हाँ गेंकिन दे, हाँ नारुहोदो, आपको है जिसका। तो यहाँ से हमें पैसे पे करना पड़ेगा। पैसे भूल गया था उन्होंने ला के दिए चिल्लर, 4 येन। हमने पे कर दिया है इस मंथ का इलेक्ट्रिक बिल, और जो वाटर बिल है वो 2 मंथ का साथ में आता है, वो अलग से मेरे क्रेडिट कार्ड से लिंक है, तो वो तो ऑलरेडी वहाँ से कट हो जाएगा। तो इस मंथ का जो हमारा सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल आया है वो आया है 15,000 रुपये। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा आ गया इस मंथ का। यूजुअली मेरा 4 से 5,000 आता है, बट इस मंथ का बहुत ज़्यादा आ गया है। और आई थिंक ये ज़्यादा इसलिए आया है कि वो एसी तो यूज़ करता है, उसके साथ में वर्क फ्रॉम होम होता है, तो मेरा जो लैपटॉप है, उसके बाद में जो मॉनिटर एक्स्ट्रा, वो 24 घंटे चार्ज होते रहते हैं। तो उस वजह से आई थिंक इस मंथ का काफ़ी रेंट ज़्यादा है। यहाँ पर एक जगह खाली पड़ी है, और शायद यहाँ पे कुछ नया घर बनने वाला है जल्दी। जापानीज़ अंकल अभी झाड़ों में पानी डाल रहे हैं। आज तो कुछ ज़्यादा मैंने ओवर टाइम कर लिया है। यूजुअली मैं आधे से 1 घंटा ओवर टाइम करता हूँ। तो जापान में जो ऑफिस का टाइम होता है ना, वो सुबह 9 से 5:30 होता है, बट यूजुअली मेरा अभी फ्लेक्स टाइम हो गया ना, तो मैं कभी भी काम चालू कर सकता हूँ और कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हुआ है, प्री वर्कआउट मैंने लिया है, और अभी हम जा रहे हैं वर्कआउट करने के लिए। पिछले 2-3 महीने इतने बिजी जा रहे हैं ना अभी कि टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। मुझे हेयर कट करवाना था, बाल बहुत बढ़ चुके हैं मेरे अभी, तो मैं सोचा कि थोड़ा जो एंड होते हैं वो थोड़ा बहुत काट लूँ, क्योंकि अभी समर भी बहुत बढ़ गया है और बाल भी बहुत अनइवन बढ़ चुके हैं, तो मुझे हेयर कट करवाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरे घर के पास एक मुझे सलून दिखा है, तो ये मेरे घर के पास ही नज़दीक एक कट फैक्ट्री बोल के है, हेयर कट शॉप, जो कि 1,000 येन में विथ टैक्स मिला के 1200 येन। तो ये जो हेयर कट का शॉप है अभी तो बंद हो चुका है ये, बट ये हेयर कट शॉप है लोकल। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि लाइक लोकल हेयर कट शॉप होते हैं, बहुत सस्ते में कट करवा देते हैं, बट कैसे कट करवा दे आपको पता है। तो वैसा ये शॉप है। 1200 येन बोले तो यहाँ पे बहुत कम है, सबसे मिनिमम, एंड इससे कम आपको हेयर कट शॉप कोई मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो हेयर कट वाले भी होते हैं वो लाइक ऐसे ही होते हैं, ऐसे कुछ स्टाइल वगैरह कुछ रखते हैं नहीं। तो मुझे डर लग रहा है थोड़ा यहाँ पे आने के लिए, हेयर कट करवाने के लिए, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे मेरे बालों के साथ में। कितना सन्नाटा छाया हुआ है, अभी बस 9 बजे रात के, बिल्कुल लोग नहीं दिख रहे यहाँ पे हाईवे पे भी। पिछली बार में जब मेरे बालों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए गया था, आपने शायद वीडियो देखा होगा, हेयर स्ट्रेट करवाए थे मैंने, केराटिन ट्रीटमेंट करा था। यहाँ पे बड़ा ही रेयर है वो, यहाँ पे जापानीज़ स्ट्रेटनिंग ज़्यादा फेमस है, केराटिन नहीं है। तो उसके मैंने आई थिंक 20-25 हज़ार सिर्फ
हेयर केराटिन ट्रीटमेंट के दिए थे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना महंगा है। अगर बालों के साथ आपको कुछ खिलवाड़ करना है तो 20-25 हज़ार येन तो आपके जेब में चाहिए चाहिए। तो ये जो आप शॉप देख रहे हो हेयर ऐश मेक, ये मेरा बड़ा ही फेवरेट है। यहाँ पे मैं पहले आया करता था, यानी यहाँ पर नहीं, जो मेरा पुराना घर था उसके बगल में ही एक शॉप था। तो ये बहुत ही महंगा है। तो यहाँ पर इसका चार्ट लगा हुआ है। अगर आपको जापानीज़ आती तो आप पॉज करके इसके रेट देख सकते हो कि ये कितना महंगा है। तो अगर आपको कोई अच्छे शॉप में हेयर कट करवाना है तो यहाँ पर आपको 4 से 5 हज़ार येन देने पड़ेंगे, वो सिर्फ हेयर कट करवाने के। बहुत से शॉप में ऐसा होता है कि हेयर वॉश और जो ड्राई करते हैं ना, ब्लो करते हैं, हेयर को ड्राई करते हैं, वो आपको अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के आपको आई थिंक 7-8 हज़ार, यानी अच्छे शॉप में अगर हेयर कट करवाना है तो इतने लगना है। तो यहाँ पे रात में अगर आप साइकिल चला रहे हो ना, तो साइकिल में आपको लाइट लगाना ज़रूरी है। मैं लाइट लगाना भूल गया था एक्चुअली, अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया और मैंने ऑन किया। अगर कोई पुलिस ने रास्ते में मुझे देख लिया होता ना तो रास्ते में रोक। तो यहाँ पे समर में इस तरीके से जो लेडीज़ है वैसे कपड़े पहनती है, कोई फेस्टिवल अगर होता है तो यहाँ पे उसको किमोनो बोलते हैं, अगर आपको पता होगा। किमोनो लेडीज़ पहनती है, और मेन भी इस तरीके का ड्रेस पहनते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, उसको कुछ और बोलते हैं। तो यूजुअली समर में से इस टाइप के जापानीज़ लोग कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे अभी भी भीड़ लगी हुई है आइसक्रीम खाने के लिए। कि जापान में आप जब ओवर टाइम करते हो ना तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर 1 मिनट भी, अगर समझ लो आपका ऑफिस का टाइम है 9 से 5:30, और आप 5:30 के आगे समझ लो 5 मिनट भी ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको उसके भी पैसे यहाँ पे आपकी ऑफिस देती है। इंडिया का मुझे पता नहीं है कि ओवर टाइम मिलता नहीं मिलता है, क्योंकि जब मैं इंडिया में जॉब करता था ना, 2 साल पहले की बात है, तब मैं शायद 9, 10, 11 बजे तक काम करता था। मेरी कंपनी मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देती नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, पहुँच गए अभी हम हमारे जिम में, करते हैं थोड़ा देर वर्कआउट, लेट नाइट वर्कआउट, और मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों, हमारा वर्कआउट अभी ख़त्म हो गया है और अभी हम खड़े हैं हमारे फेवरेट सुपरमार्केट के सामने। यूजुअली मैं यहीं से जिम जब घर जाता हूँ तब यहीं से मैं जो भी घर के सामान लेना है, ग्रॉसरी शॉप, यहीं से लेता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि ये जो हिरागाना में लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया था, माय बास्केट। यूजुअली ये इंग्लिश वर्ड है, इन्होंने काताकाना में लिखना चाहिए था, बट एक्चुअली फैंसी इसको बनाने के लिए इन्होंने हिरागाना में इसको लिखा है। तो चलिए जाते हैं अंदर और थोड़ा शॉपिंग करते हैं। आपने कभी लाल कलर की अदरक देखी है? जापान में इस तरीके से कट की हुई लाल कलर की अदरक मिलती है। तो यूजुअली ये ड्रेसिंग के साथ में या राइस के साथ में इसको रॉ खाते हैं। तो मुझे भी इसकी आदत लग गई है अदरक खाने की। तो जापान में लोग काफ़ी राइस खाना पसंद करते हैं ना, तो काफ़ी लोग घर पे कुक नहीं करते, उनके पास राइस कुकर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैकेट में ये कुक राइस है, और जापान में कुक राइस को बोलते हैं गोहान, ये जो हिरागाना में लिखा हुआ है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, इसको घर पे ले जाते हैं और बस माइक्रोवेव में 1 या 2 मिनट के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम 14 सेकंड के लिए, इसको बस माइक्रोवेव में रखना है और इसको आप खा सकते हो। मैं नया जापान में आया था तब मेरे पास राइस कुकर नहीं था, तो मैं ऐसे ही राइस घर पे ले जाके खाया करता था। आपको और एक चीज़ यहाँ पे बतानी है, यूजुअली अभी यहाँ पे समर चल रहा है और मुझे आइस कॉफ़ी पीने की बहुत आदत है। सुबह और शाम में आइस कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के बाद में उसमें आइस डालते हैं। तो जापान में ऐसा होता है कि रेडीमेड आइस मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके के राइस नहीं, आइस के पैकेट मिलते हैं। ये जो कांजी है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कांजी किसकी है। तो इस तरीके से आइस मिलता है। ये कितने 1 किलो का आइस है और इसका प्राइस है 106 येन, यानी इंडियन रुपीज़ में हो गए करीब 60-70 रुपये। तो ये 70 रुपये का आइस है और मुझे आदत हो गई थी ये ख़रीदने की। तो मेरी एक दोस्त है तो इंडिया में, तो ऐसी बातों बातों में मैंने उसको बताया कि मैं आइस ख़रीदता हूँ इस तरीके से और आइस कॉफ़ी बनाता हूँ। तो उसने मुझे झापा और बोला कि यार घर पे आइस जमा सकते हैं फ्रीज़र में, वो आइस जमाने वाला ला लो और उसमें आइस जमा लो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो 60-70 रुपये भी। तो तब से मैंने फिर वो जो आइस जमाने का होता है वो लाया घर पे और घर पे ही आइस जमा के कॉफ़ी बनाता हूँ। तो अगर दोस्तों आप मेरा वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि मैं इस तरीके से बेफिज़ूल खर्च करता हूँ, तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं कैसे पैसे बचा सकता हूँ।